नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु गुप्ता है। मैं एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं अलाइड मल्टी स्पेशलिटीज़ क्लिनिक गोंदिया में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका प्रमाण कोविड पेंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज इसका प्रमाण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम कह सकते हैं कि हर 10 घर में या 12 घर में एक आधा बच्चे को यह बीमारी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। बेसिकली ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक प्रकार की ऐसी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों का विकास सामान्य तरीके से ना चलकर असामान्य तरीके से होता है। जैसे इसके नाम में ही है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम का मीनिंग जैसे हम रेनबो में देखते हैं कि बहुत डिफरेंट कलर्स रहते हैं, वैसे ही स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ऑटिज़म कई बार माइल्ड ऑटिज़म जैसा आता है तो कई बार सीवियर ऑटिज़म जैसा आता है। माइल्ड ऑटिज़म में कुछ एक लक्षण देखने को मिलते हैं, सीवियर ऑटिज़म में फुल ब्लोन फीचर पूरे के पूरे सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बेसिकली एक आनुवंशिक प्रवृत्ति है जिस पर एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में सबसे कॉमनली जो कि देखने को मिलता है, जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों में हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, वह यह है कि यूजुअली ये बच्चे न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट रहते हैं, जहाँ पर माता पिताजी दोनों की दोनों वर्किंग रहते हैं और बच्चों के साथ में कोई बात करने वाला, संवाद करने वाला कोई नहीं रहता है। खासकर ये बच्चे अपने आप में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, खुद के टॉयज़ में ज़्यादा रहना, खुद के खिलौने से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं और बाकी बच्चों में मिक्स नहीं हो पाते हैं। ये बच्चों में सबसे बड़ी तकलीफ़ रहती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, यानी हमारी जो भाषा का डेवलपमेंट, भाषा का विकास होना चाहिए वो ये बच्चों में नहीं हो पाता है। ये बच्चे ना भाषा ठीक से समझ नहीं पाते, इसकी वजह से बच्चे देरी से बोलते हैं। कई बार ये बच्चों में यह भी देखने को मिलता है कि जो एक आधा शब्द या 2 शब्द ये सीखते हैं, वही इस शब्दों को बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं बिना उसके मीनिंग को जाने। तो साथ में कई बार ये बच्चों में मूड का प्रॉब्लम रहता है, यानी उनके व्यवहार का प्रॉब्लम रहता है कि बिना कारण बहुत ज़्यादा रोना, बिना कारण बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करना, बिना कारण खुद को हानि पहुंचाना या दूसरों को हानि पहुंचाना, ये भी ऑटिज़म के बच्चों में देखने को मिलता है। भाषा की कमी होने की वजह से ये बच्चे अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। यह एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए कई बार अलग प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में स्टीरियोटिपीज़ कहते हैं। स्टीरियोटिपीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन है कि बैठे समय रॉकिंग करना, या बहुत ज़्यादा खुश होने पर या बहुत ज़्यादा गुस्सा आने पर स्टीमिंग करना। यह भी एक प्रकार का लक्षण जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। जैसा हमने बताया, ये बच्चे अपने आप में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं, इसलिए इसका हिंदी में नाम स्वलीनता दिया हुआ है। कई बार जो कॉमन लक्षण ये बच्चों में देखने को मिलता है वह यह है कि वो इतने अपने आप में गुम रहते हैं कि आप कितना भी उनका नाम पुकारेंगे तो वह पलट के नहीं देखते, या आप उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपकी आँख में आँख मिला के नहीं देखते। यह बहुत ही एक कॉमन फीचर है जिसकी वजह से आप ऑटिज़म यानी पेरेंट्स ऑटिज़म को पकड़ सकते हैं, ऑटिज़म के लक्षण समझकर डॉक्टर के पास में ले जा सकते हैं। ऐसे बच्चों में कई बार नींद की भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये बच्चे बहुत समय लेते हैं सोने के लिए, या सो जाएंगे तो बीच बीच में रात में कई बार उठ के बैठ जाते हैं और फिर सोते नहीं हैं। यह भी बहुत कॉमनली ऑटिज़म में देखने को मिलता है। ऑटिज़म के लक्षण और कारण जानने के बाद अब हम जानते हैं कि ऑटिज़म का इलाज क्या है। ऑटिज़म के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको याद रखना है या आपको जानना ज़रूरी है वह यह है कि ऐसे बच्चों को आपको अकेला नहीं छोड़ना है। ऐसे बच्चों के साथ में जितना हो सके उतना संवाद करना है। ऐसे बच्चों के साथ को जल्दी आपको आंगनवाड़ी में या तो फिर स्कूल में एनरोल करना चाहिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीख सकें। ऐसे बच्चों की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वह ये है कि आपको टीवी और मोबाइल से इनको बिल्कुल दूर रखना है। टीवी मोबाइल इनकी ज़िंदगी में ना होने जैसा होना चाहिए, क्योंकि टीवी और मोबाइल की दुनिया में ये बहुत जल्दी चले जाते हैं। आप यह ध्यान देंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपका बच्चा जितना मोबाइल से देखकर सीख रहा है वो भाषा देखकर नहीं सीखता है। ऑटिज़म के बच्चे में ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिला है कि आपने आपके बच्चे को मोबाइल चलाना नहीं सिखाया, उसके बावजूद वो अब मोबाइल से चलाना खुद से सीख चुका है। तो ये बच्चों की विजुअल मेमोरी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, मोबाइल को कैसे चलाना है, मोबाइल का लॉक कैसे खोलना है, यूट्यूब का कौन सा वीडियो निकालना है,
कौन सा वीडियो चलाना है, ये सब चीज़ वो आँखों से देख के सीख जाते हैं, पर वो भाषा नहीं सीख पाते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों की ज़िंदगी में मोबाइल और टीवी बहुत गलत एक प्रभाव डालती है। इसलिए मोबाइल और टीवी से जितना ज़्यादा दूर रख सकेंगे उतना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑटिज़म की बीमारियों में कई दवाइयाँ भी हैं, जो कि यूजुअली हम दवाइयों का जो रहता है टारगेट, वो यूजुअली मूड रहता है और स्लीप रहता है। जो बच्चों में ज़्यादा स्लीप का प्रॉब्लम है या मूड का प्रॉब्लम है, उनको स्लीप और मूड की प्रॉब्लम्स को दवाइयों से हम ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनिंग हो सकें। ऑटिज़म की बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है थेरेपी। 3 प्रकार की थेरेपी यूजुअली ऑटिज़म के बच्चों के लिए ज़रूरी रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट थेरेपी उसमें रहती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली है क्या? ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम बच्चों को रोज़मर्रा के चीज़ें सिखाते हैं। एक थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का ये काम है कि बच्चे को, ऑटिज़म के बच्चे को खासकर यह सिखाना कि दिन भर के दिनचर्या के काम कैसे किए जा सकते हैं। नॉर्मली ऑटिज़म के बच्चों में ये भी तकलीफ़ रहती है कि वो ये दिनचर्या के काम नहीं कर पाते हैं, और यूजुअली हम कहते हैं कि एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ADLs, ये यूजुअली ऑटिज़म के बच्चों में डिपेंडेंट रहता है। खासकर पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को इनके दिनचर्या के काम करने पड़ते हैं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का यही काम है कि यहाँ पर उनको थेरेपी के थ्रू उनको दिनचर्या के काम सिखाना। दूसरा थेरेपी आता है स्पीच थेरेपी, जिसमें हम बात कर रहे थे जैसे भाषा का इनको दिक्कत रहता है। स्पीच थेरेपिस्ट का काम रहता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शब्द इनको सिखाए जाएँ और शब्दों का मीनिंग सिखाया जाए, ताकि जब इस्तेमाल करने की बारी आए तो ये उन शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर सकें। तीसरी थेरेपी है बिहेवियर थेरेपी। जैसे हमने आपको बताया था कि ऑटिज़म के बच्चों में मूड का, बिहेवियर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। ये एक जगह बैठ नहीं सकते, एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, 4 लोगों के बीच में मिक्स नहीं हो सकते। तो ये सब चीज़ों को टारगेट करने के लिए बिहेवियरल थेरेपी रहता है। इसे छोड़ के एक अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस करके थेरेपी, ABA थेरेपी करके भी होता है, जो यूजुअली बड़े बड़े सिटीज़ में इनके थेरेपी अलग से स्पेशलिस्ट रहते हैं, ABA स्पेशलिस्ट रहते हैं, जो यूजुअली अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी देते हैं, एनालिसिस बेस्ड आफ्टर एनालिसिस थेरेपी देते हैं। ये भी एक प्रकार की थेरेपी है जो ऑटिज़म में इस्तेमाल की जाती है। आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑटिज़म ये एक प्रकार की न्यूरो डेवलपमेंटल तकलीफ़ है, जिसमें बच्चों का जो विकास, बच्चों का जो डेवलपमेंट है, वो बाकी बच्चों के कंपेयर में, बाकी बच्चों के अपेक्षा थोड़ा सा पीछे चलता है। खासकर जो उनका लैंग्वेज का पार्ट है, जो उनका भाषा का विकास है, वो लेट चलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम से ये गुजरते हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों के में लक्षण को जल्दी पकड़ना, जल्दी थेरेपी इंट्रोड्यूस करना ऐसे बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बार बार ये वीडियो के थ्रू आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ऐसे बच्चों की ज़िंदगी में टीवी और मोबाइल बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव डालते हैं, तो ऐसे बच्चों को टीवी और मोबाइल से दूर रखना चाहिए। यदि आपको जानकारी, ऑटिज़म से रिलेटेड जानकारी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाइए, ताकि सभी को इस बारे में पता चल सके। धन्यवाद।